हेलो एवरीवन, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचर्स विलेज। कैसे हैं आप सभी? होप सो अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में जो हमारी चर्चा होने वाली है, पिछले सेशन को ही कंटिन्यू करते हुए, क्योंकि बिहार एक समान परिचय, हमें बिहार के बारे में ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप से, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से और आर्थिक दृष्टि, सभी दृष्टियों से उसे समझना पड़ता है। इसलिए ये जो चैप्टर है एक बड़ा चैप्टर है जिसमें हमें सबके बारे में विस्तार से समझना होता है। अगर हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ जाते हैं तो फिर हमें यहाँ के इतिहास, आगे जब हम बिहार के हिस्ट्री की बात करते हैं या बिहार के जियोग्राफी की बात करते हैं या जब हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से बिहार को देखते हैं और आर्थिक दृष्टियों पर नज़र डालते हैं तो समझना आसान हो जाता है। तो उसी सेशन को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। एक बार सरसरी निगाहों से हम देख भी लेते हैं कि अभी तक हमारी चर्चा किन किन पॉइंट्स पे हो गई है और फिर जाकर हम बाकी के जो पॉइंट्स बाकी रह गए थे उन पर विस्तार से समझ रहे हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम आगे बढ़ते हुए, ये था आप लोग का होमवर्क सीरीज जिसमें आप लोगों से कहा गया था कि आप लोगों को बताना है कि बिहार का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार जो है वो क्या है, इसकी लंबाई यानी कि नॉर्थ टू साउथ और चौड़ाई विड्थ यानी कि ईस्ट टू वेस्ट जो है वो कितना है। इसके अलावा हाइट की मैंने बात की थी कि हाइट जो है वो क्या है, यानी कि क्योंकि कहीं भी क्षेत्र की जब हाइट की बात की जाती है तो हम उसे सी सरफेस से देखते हैं, यानी कि समुद्र तल से जो है किसी क्षेत्र की ऊंचाई को मापा जाता है। तो ये 3 थे आपके होमवर्क, तो इसे हम कर लेते हैं कि कहाँ पर कितना होगा। तो यहाँ सबसे पहले आप ध्यान से देख लीजिए अक्षांशीय एवं देशांतरीय। अब देखिए अक्षांश और देशांतर बिल्कुल बेसिक सा है, ये आप पढ़ चुके होंगे कि अक्षांशीय रेखा हम किसे कहते हैं, देशांतरीय रेखा किसे कहते हैं। आपने जैसे ही आप पृथ्वी को समझते हैं, उसके घूर्णन इन सब की बात करते हैं, उसके बाद आप इसके अक्षांशीय और, क्योंकि किसी क्षेत्र के बारे में जब हमें समझना होता है तो ये बहुत जरूरी होता है। तो हम बात करें अक्षांशीय यानी लैटिट्यूड की, तो ये आपका है 27 डिग्री, यहां ध्यान से पढ़िएगा, 20 मिनट 10 सेकेंड से, सॉरी यहां 24 डिग्री है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड, ये हो गया। और वही हम बात कर लें यहां पर देशांतरीय की, तो देशांतरीय आपका हो जाएगा 83 डिग्री 19 मिनट से 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर। क्योंकि भारत जो है गोलार्ध पर पूर्वी तरफ है और ये भी जो है तो ये उत्तर पूर्वी यानी कि इसके पूर्वी देशांतर में। तो ये जो है हमें याद रखना है। इसके अतिरिक्त हम लेंथ यानी नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो ये है आपका 345 किलोमीटर। चौड़ाई की अगर हम बात करें यानी कि वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, बात एक ही है, तो वो जो है 483 किलोमीटर है, आपको ये याद रखना है। और यहां अगर हम बात करें ऊंचाई की, हाइट, तो ये है 173 फीट अगर फीट में पूछा जाए, और अगर मीटर में पूछा जाए तो 53 मीटर। ये आपको जो है याद कर लेने हैं कि अक्षांशीय विस्तार कितना है। अच्छा, यहां मैं लिखना भूल गई हूं, देखिए ये दोनों मैं ऐसे कर दी हूं कि अलग अलग है, ये उत्तरी अक्षांश होता है, यहां मैं लिखना, तो ये आप याद रखिएगा उत्तरी अक्षांश, क्योंकि विस्तार किधर है, उत्तर पूर्व की तरफ है, तो उत्तरी अक्षांश क्या हुआ उत्तरी और देशांतर पूर्वी देशांतर हो गया। वो जब आप वहां
पढ़ेंगे बेसिक से तो उसे समझ लेंगे कि क्या। बाकी हम अब ये चर्चा हम कर लिए थे यहाँ पर मैप के माध्यम से कि भारत में जो है उसकी अवस्थिति क्या है और कहाँ पर क्या है, किधर से कौन से लगते हैं, इनकी हमने बात कर ली थी। आगे हमने बात की थी बिहार के ओरिजिन की, कैसे कैसे हुआ था, ये सब हमारी चर्चा का विषय रह चुका है। ये यहाँ हमने देखा था मैप के माध्यम से कब कब, तो इसके ऊपर भी हमने जो कुछ लिखा है एक बार हम यहाँ बस नोट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि 1911 में, कब की बात हो रही है, 1911 में बिहार को बंगाल प्रांत से अलग करने की घोषणा हुई। विस्तार से वहां मैंने बताया है, लेकिन घोषणा के बाद 1 अप्रैल 1912 से अलग प्रांत के रूप में कार्य करना शुरू, क्योंकि 1911 में 1905 के बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। उसके बाद ये हुआ था। उसके बाद हमने पढ़ा था एक कि 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1 अप्रैल 1936 से उड़ीसा एक अलग राज्य के रूप में कार्यरत, और 15 नवंबर 2000 से बिहार व झारखंड अलग राज्य घोषित हो गए। तो ये सारे जो है इस पॉइंट्स पे, बाकी इसके विस्तार को भी मैंने समझाया कि कैसे कैसे पूरी प्रक्रिया होती, कैसे एक अलग से विधान परिषद बनता है, विधान परिषद के बाद विधिवत तरीके से घोषित किया जाता है और देन जाकर फिर जो है 1 अप्रैल से, तो वो सब तो मैंने विस्तार पर इस पेज पे जो मैंने समझाया था यहाँ पर मेंशन कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये पेज पर जो है क्या है। क्योंकि ये जो बिहार ग्रीन वाला पूरा पार्ट आपको दिख रहा था, आपको मैंने बताया था कि 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जो पूर्वी बंगाल वाला पश्चिमी बंगाल वाला हिस्सा था वो था, तो इसकी बात हमने कर ली थी। आगे ये सब यहां पर मैंने समझा रखा था। इसके बाद मैंने यहाँ जिलों की बात कर दी थी, किधर से कौन कौन से लगते हैं सीमावर्ती जिले। ये हमने देखा था कि कहाँ पर कौन से जो है एरिया, प्राकृतिक रूप से जब हम बिहार को विभाजित करते हैं तो वहां पर जो है विभाजन की दृष्टि से कौन कौन से प्लेन्स, कौन कौन से पठारी क्षेत्रों में हिल्स। यहाँ एक पॉइंट शायद उस दिन छूट गया था, मुझे याद आया, यहाँ हम मेंशन उसे अभी कर लेते हैं। यहाँ पर जब मैं बात की थी कि ये है सोमेश्वर पहाड़ी, जो कि आप जानते हैं कि जो शिवालिक के हिस्से में एक ही पहाड़ी वाला क्षेत्र है, तो सोमेश्वर पहाड़ी, तो उसकी चोटी जो सबसे ऊंचे, क्योंकि जो श्रृंखलाएं होती हैं उसकी सबसे एक चोटी ऊपर होती है, तो इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, तो वो भी है, उसका नाम है सोमेश्वर चोटी, जिसकी ऊंचाई कई बार पूछ ली जाती है, तो 875, याद रखिएगा, मीटर, कि इसकी ऊंचाई कितनी है। कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न में कि सोमेश्वर पहाड़ी की जो है सबसे ऊंची जो चोटी है, जो कि सोमेश्वर चोटी के नाम से जानी जाती है, उसकी हाइट कितनी है, तो ये याद रखेगा 875। बाकी प्राकृतिक विभाजन को डिटेल में सुधीर सर समझाएंगे आप लोगों को, और उनकी क्लासेस चल भी रही है तो वो आप लोग देख लीजिएगा, उन्होंने समझाया है वहां पर कि किस तरह जो है हम पूरे बिहार के भूखंड को प्राकृतिक रूप से विभाजित करते हैं। तो विस्तार से वहां पर, क्योंकि हम सिर्फ एक जो है बेसिक उसके बारे में जो है जनरल अवेयरनेस टाइप का समझ रहे हैं बिहार के बारे में, ये इस टॉपिक में।
उसके बाद मैंने यहाँ पर मैप के माध्यम से ही यहाँ पर जो 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं बिहार में, उसे भी समझा दिया था कि तो सबसे अधिक जो चट्टानें थी हमने देखा था यहाँ पर क्वाटनरी तरह की जो है सबसे, जो कि समतल विशाल मैदान जो बना हुआ है बिहार का, उसी से बना हुआ। इस पर बात कर लिए थे हमने, जो भी ये भी मैप के माध्यम से। फिर बाकी यहाँ पर हमने बात की थी बिहार लाइब्रेरियन का जो बैच शुरू किया गया है। कई आप एस्पायरेंट का कमेंट्स आ रहा था कि मैम बिहार लाइब्रेरियन के लिए जो बैच शुरू किया जाएगा, तो वो ये बैच का था कि कब से होगी, बाकी जो कुछ भी है यहाँ पर सब कुछ जो भी आपको सुविधाएं मिलेंगी यहाँ पर मेंशन है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस है, बोर्ड पीडीएफ दिया जाएगा आपको, जो भी क्लासेज होगी चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे, और सबसे बड़ी बात कि आपको इसके साथ साथ 25 टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट पेपर जो होते हैं सबसे ज्यादा हेल्पफुल। किसी भी हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उसमें 2-3 पॉइंट्स मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा, या आप किसी भी सेलेक्टेड पर्सन की जब इंटरव्यूज देखेंगे या फिर पॉडकास्ट देखेंगे तो एक बात सुनेंगे आप अक्सर कि 3 बातें जो है सबसे जरूरी। पहला क्या होता है इन लोगों का, ये कि आपको प्रीवियस ईयर की सही जानकारी हो, आपको पता हो कहाँ से, एक तो सिलेबस अच्छे से पता हो हमें पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है, और वो सिलेबस से पता चलता है कि ये पॉइंट्स हमें या ये जो है हमें नहीं पढ़ना है। दूसरा, आपको प्रीवियस ईयर पर पूरा अच्छा जो है पकड़ होना चाहिए क्या क्या, और एक टेस्ट सीरीज बहुत अधिक हेल्पफुल होता है। इससे क्या होता है, बार बार आप जो गलतियां करते हैं खुद गलतियां करके यहां पर सीखते हैं। मतलब टेस्ट सीरीज इतने मौके दे देती है कि आप बार बार खुद की गलती करके सीख ले। जिंदगी इतने नहीं देती है मौके, इस बात को याद रखिएगा। जिंदगी हमें हर बार गलती करके इतने मौके नहीं देती सुधार लिया जाए, क्योंकि तभी कहा जाता है कि जिंदगी में कुछ गलतियां जो है हमें दूसरों से भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हमें इतने मौके नहीं मिलेंगे कि बार बार हम गलती। एक तो बात ये होती है कि एक ही गलती दोबारा नहीं करिए, ये तो कभी भले नई गलती कर लीजिए, लेकिन जिंदगी में ये नहीं कि बार बार गलती ही करिए, दूसरों की गलतियों से। बार टेस्ट सीरीज एक ऐसा है जिसमें आप अपनी ही गलती से बार बार सीखिए कि क्या मुझसे मिस्टेक हो रहा है, कहां पर क्या पॉइंट, तो ये जो है आपको ज्यादा हेल्पिंग होगा। और कीमत बहुत ही कम है, जैसे सर ने बताया भी था कि उनके पास पूरी टीम है लाइब्रेरियन की, तो आप लोगों को एकदम एक्सपर्ट द्वारा जो है पढ़ने को मिलेगा, और वो भी बहुत कम कीमतों में 699 में जो है आप बैच को परचेज कर सकते हैं। बैच परचेज करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में तो ये जो बैच आपको ऐप डाउनलोड करना है उसका लिंक जो है इस YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप वहां से जाकर अपने जो है उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से बैच परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर हमने चर्चा की थी जो डिवीजन है, प्रमंडल क्या होता है, प्रमंडल को हम इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं। तो 9 जो है पूरे बिहार में डिवीजन है, जहां पर तिरहुत सबसे बड़ा है, उत्तर बिहार का भी है, और पूरे बिहार में दक्षिण बिहार का जो सबसे बड़ा प्रमंडल है वो पटना है। मैंने ये तक किया है कि जिस कलर से मैंने यहाँ पर समझाया है इन कलरों से यहाँ पर लिखा है, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना करना पड़े। जिस कलर का मैंने वो क्या बोलते हैं डिवीजन को समझाने के लिए जिस पेन का यूज किया है उधर उसी कलर से मैंने लिख दिया है। और सबसे छोटा पूछा जाए बिहार में तो वो है भागलपुर डिवीजन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो है एक भागलपुर और बांका। तो ये हमने समझा। एक पूछ लिया जाता है सब डिवीजन, यहां में नोट करके आप लिख सकते हैं, कभी कभी आप लोग देखे होंगे नोट। सब डिवीजन यानी होता है हिंदी में अनुमंडल। अनुमंडल की संख्या जो है 101, 101 जो है बिहार में अनुमंडल है, सब डिवीजन, तो ये याद रखेगा। अब यहां पर जो है मैप में एग्रो क्लाइमेटिक जोन को समझाया गया है। इससे पहले हम देख ले क्या और भी कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ, एक यहां हम पॉइंट को पहले समझ लेते हैं, इन सब पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी पॉइंट्स में हम यहां पर इस टॉपिक के बाद क्या करते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है हमसे कि वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेड क्वार्टर जो है वो अलग है। आप जानते हैं कि वर्तमान में टोटल 38 जो है जिले हैं। जब 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड विभाजित हुआ तो उस पूरे पहले जितने भी क्षेत्र थे
उसके में 45.80% हिस्सा झारखंड के हिस्से में चला गया और बाकी का बचा हुआ हिस्सा यानी कि कह सकते हैं कि 54.20% हिस्सा बिहार के। अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो जितना था उसमें से अगर हम प्रतिशत वाइज बात करें, क्योंकि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बिहार झारखंड से बड़ा है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, ये पहले आप याद रखिएगा। यहां आपको याद रखना है, क्योंकि हमने क्षेत्रफल की बात की थी कि बिहार का टोटल एरिया कितना है, तो आप जानते हैं कि बिहार का टोटल एरिया जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। तो अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। और इस में भारत में देखा जाए, भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत अगर आएगा, तो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का कहा जाए तो ये आता है 2.86%। यानी भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हम कहें क्षेत्रफल इतना है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है 2.86 पर है। और दो तरह से पूछा जाता है, एक पूछा जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है, एक पूछा जाता है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन वाइज भी देखे तो अभी हम क्षेत्रफल की बात करें, जब पॉपुलेशन की बात करेंगे तो वहां पॉपुलेशन को भी देख लेंगे। तो कहा जाता है, यहां पर आपको याद रखना इस दृष्टि से तो भारत में बिहार का 12वां स्थान जो है, और टोटल कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का भारत का यहां हम साफ साफ लिख रहे हैं ताकि आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो, समझ में आए कि क्या है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% जो है, और वही जनसंख्या जब पूछा जाता है तो वो 8.60 उस पर बात करेंगे, क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से पॉपुलेशन वाइज अगर हम बात करें तो बिहार 2011 के सेंसस से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उसके बाद इसका स्थान आता है, तो ये याद रखना है। तो यहां तो जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ 2000 में, तो 45.80% हिस्सा झारखंड के हिस्से में गया और 54.20% हिस्सा बिहार के पास आया। उस समय टोटल 58 डिस्ट्रिक्ट थे, जिसमें से 37 डिस्ट्रिक्ट जो है वो किसके पास आए थे, उस समय बिहार के पास आए थे, क्योंकि बाद में एक जो डिस्ट्रिक्ट बना है अरवल जो है बाद में बना हुआ डिस्ट्रिक्ट है। तो यहां हमें समझना है कि जो टोटल अभी वर्तमान में 38 जिले हैं, उनमें से कितने जिलों का हेडक्वार्टर है जो दूसरे नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि टोटल 38 में से 8 ऐसे जिले हैं जिनका हेडक्वार्टर जो है वो दूसरे नाम का है। तो वो 8 जिले कौन से हैं जिनका जिला मुख्यालय, हेडक्वार्टर क्या होता है, जिला मुख्यालय, डिस्ट्रिक्ट क्वार्टर वो हेडक्वार्टर बोला जाता है, तो जिला मुख्यालय जो है वो दूसरे नाम से है। तो यहां हमें एक पॉइंट याद दूसरा रखना है कि 8 जिलों का जिला मुख्यालय अलग है, मतलब उसका नाम अलग है। अलग का मतलब, तो वो 8 कई बार पूछ लिए जाते हैं कि वो कौन कौन से हैं, तो यहां हम देख ले रहे हैं, एक तरफ हम जिला लिख दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम जिला मुख्यालय लिख ले रहे हैं, जिला मुख्यालय। ये छोटे छोटे प्रश्न भले ही हैं पर सीधे सीधे जो हैं ये आपसे पूछे जाते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें जिला और जिला मुख्यालय की, तो उन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में यहां एक तो बेतिया, उसे क्या कहते हैं, क्योंकि इधर जिला लिखना है, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके अलावा सारण, भोजपुर, कैमूर,
रोहतास। 2 4 6 हो गए और इधर हम लिख ले रहे हैं 2 का, तो एक है आपका वैशाली और एक है नालंदा। ये 8 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनका डिस्ट्रिक्ट कुछ और है और हेडक्वार्टर कुछ और है, जिला और जिला मुख्यालय। और जिले के जो लोग होते हैं वो जिले से ज्यादा जिले मुख्यालय के नाम को लेते हैं। जैसे कभी भी भोजपुर के लोगों को सुनिएगा, आप अगर उनसे पूछिएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो ज्यादातर आम बोलचाल में आरा जिला बोलेंगे। वैसे ही पश्चिमी चंपारण वाले कहां से हैं, तो बेतिया, पूर्वी चंपारण मोतिहारी, रोहतास वाले सासाराम, कैमूर भभुआ। तो क्या होता है कि हेडक्वार्टर जो है तुरंत, तो इनके बस याद रखने हैं कि जिला जो है और बाकी 30 जो जिला है वही नाम से जो है उनका जिला हेडक्वार्टर भी है। तो उसे हम देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं, यहां पर पूछ लिए जाएंगे आपसे। तो यहां आपको याद रखना है पश्चिमी चंपारण का जो है बेतिया, जिला बेतिया। पूर्वी चंपारण का आपने सुना होगा मोतिहारी लोग बोलते हैं। वैसे ही सारण की बात करें तो सारण किस नाम से जाना जाता है, छपरा। भोजपुर, आरा जिला, वैसे भी आप जानते हैं कि आरा जिला कुछ ज्यादा ही फेमस रहता है, गाने वगैरह के माध्यम से बहुत ही ज्यादा आरा जो है पॉपुलर हो जाता है। उसके अलावा कैमूर की अगर हम बात करें तो भभुआ, और रोहतास का सासाराम। सासाराम आप जानते हैं पर्यटक के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में फेमस, क्योंकि यहां पर मध्यकालीन जो शासक थे शेर शाह सूरी का अष्टकोणीय मकबरा जो है तालाब के अंदर बना। और ऐसा कहा जाता है अष्टकोणीय मकबरा जो है ये बना हुआ गुंबद का बना हुआ जो ये मकबरा है, ये अष्टकोणीय जो है गुंबद में बने हुए सर्वोत्कृष्ट जो है नमूना या उदाहरण है। बहुत खूबसूरत बना हुआ है और उन्होंने अपने जीवन काल में ही इस मकबरे का निर्माण किया था जो तालाब के भीतर है, तो इसलिए सासाराम काफी फेमस है। इसके अलावा रोहतास जो है अपने सीमेंट उद्योग के लिए, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये विंध्याचल वाला रीजन है, तो यहाँ चूना पत्थर बलुआ पत्थर की बहुलता है, पाइराइट्स के लिए फेमस है, इन सब के लिए फेमस है। वैशाली की बात करें तो वैशाली का जो हाजीपुर, आदमी कहेंगे हम हाजीपुर से हैं, और नालंदा का बिहार शरीफ। बिहार शरीफ तो आप जानते ही हैं। बख्तियार काकी, जब भारत पे मुस्लिमों का आक्रमण हुआ था तो उसमें जब तुर्कों ने, क्योंकि अरबों ने भी आक्रमण किया, तुर्कों ने जब आक्रमण किया तो उसमें तुर्कों में से बख्तियार जो खिलजी था, जो कि प्रमुख शासक था, उसने बिहार पर आक्रमण किया था 12वीं शताब्दी के अंत में, और उसने नालंदा को नस्ताबूद कर दिया था। वह उसी के समय नालंदा जो विश्वविद्यालय था वो वहां पर बना हुआ जो पुस्तकालय था वो ये सब, और यहाँ इस क्षेत्र में बने हुए बहुत सारे बौद्ध विहारों को भी नष्ट कराया था। और उसने ही यानी तुर्कों ने ही बिहार को विहारों का प्रदेश कहा था, जिसकी वजह से बहुत समय पश्चात जाकर ये बिहार के नाम से फेमस हो गया। तो बिहार शरीफ आप जानते हैं, लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त होने के पश्चात इसी वर्ष जो है पिछले वर्ष जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उसके नए कैंपस की आधारशिला रखी गई है। तो प्रश्न पूछा भी जाएगा क्योंकि करंट का इशू है, तो आपको नालंदा को दोनों तरफ से प्राचीन में भी जाकर पढ़ना है और फिर जाकर अभी जो आधारशिला रखी गई है। ऐसा ये वो विश्वविद्यालय थे जो उस समय में यहाँ पर एंट्रेंस देने के बाद जो है आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। इसका पुस्तकालय इतना बड़ा था कि उसमें बहुत बड़े बड़े कई देशों के पुस्तकालय जो है समाहित हो सकते थे, लेकिन उसे जला दिया गया था। तो ये था, तो ये आप एक याद रखिएगा, बाकी हम यहां पर समझ लेते हैं। अब एग्रो क्लाइमेटिक जोन, कृषि जलवायु क्षेत्र। अब सब जगह जलवायु सेम नहीं है, सब जगह की मृदा भी सेम नहीं है, सब जगह पर तापमान सेम नहीं हो सकता है, वर्षा सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि जो जलवायु निर्भर करती है वो कई जो है आधार पे आपको वहां की तापमान देखने होते हैं, वर्षा, वहां का जो है अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, बहुत कुछ पे, ऊंचाई वगैरह सब पे। तो अगर कृषि क्षेत्र से, क्योंकि बिहार जो है एक कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ
आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है या फिर लघु मध्यम उद्योगों पे। हमारे यहाँ बड़े इंडस्ट्री नहीं है, या तो लोग सेवा क्षेत्र में जाएंगे या फिर ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर रहेंगे। और कृषि में भी ये हालत है कि लोग क्या है, वर्षा पर निर्भर है कि बारिश होगी अच्छी तभी फसल होगी। अभी यहाँ पर बहुत टेक्नोलॉजी का प्रयोग कृषि में नहीं किया जाता। इंडिया, ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो यहाँ थोड़ा आप साउथ वगैरह में देखेंगे तो लोग जो है ज्यादा अवेयर मिलेंगे, एजुकेशन वहां पर ज्यादा है तो लोग टेक्नोलॉजी का थोड़ा ज्यादा प्रयोग करने लगे हैं। लेकिन अन्य यूरोपीय कंट्री से या फिर अन्य देशों से देखा जाए जैसे कि, तो उनकी तुलना में अगर हम बात करें तो वहां से यहां पर अभी हम जो है तकनीक पर उतना कृषि के क्षेत्र में ध्यान नहीं देते हैं। तो यहां पर कृषि के आधार पर मुख्य रूप से अगर कहें तो 3 ही क्षेत्र में बांटा जाता है बिहार को। अगर कृषि जलवायु क्षेत्र की हम बात करें तो मुख्य रूप से 3 ही क्षेत्र में बांटा जाता है, जिसमें एक है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, एक है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2 और एक है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3। लेकिन 3 को क्या किया गया है, सब पार्ट में विभाजित कर दिया गया है, यानी उपभाग में विभाजित करके हम ए और बी 2 उपभागों में इसे पढ़ते हैं। यहां आपको याद रखना है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, 2 और 3 जो है, तो 3 को हम फिर सब पार्ट में विभाजित कर चुके हैं। तो यहां पर ये है जो हिस्सा जिसमें अगर हम देखें तो इसमें टोटल आपको 13 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, ये है। उसके अलावा यहां वाला क्षेत्र अगर हम बात करें तो ये जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, यहां अगर हम देखें तो टोटल आपके जो है 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और यहां वाला नहीं 6 डिस्ट्रिक्ट आएंगे यहां पर, और यहां अगर हम बात करें तो यहां 11 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक, तो यहां सब पार्ट में जो है विभाजित कर दिया गया है। तो ये जो कहलाता है, ये कहलाता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1। ये वाला जो क्षेत्र है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 1, ये है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 2, ये है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3B, और ये है एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3A। तो ये अगर भाग पूछा जाए कि टोटल कितने भागों में कृषि की दृष्टि से, कृषि जलवायु की दृष्टि से भारत को, बिहार को, भारत नहीं बल्कि बिहार को विभाजित किया गया है, तो आपको याद रखना है 3 ही, लेकिन तीसरे को उपभाग में विभाजित कर दिया गया है तो 2 है। तो एक बार प्रश्न बीपीएससी में भी पूछा गया है, कई एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। तो कुल भाग कितने हो गए हैं, 3 और 1 के 2 उपभाग। तो सबसे अधिक, क्योंकि अगर हम गिने तो 13 और 8, 21, 21, 6, 27, 27 और 11, 38 टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है आपके हो गए इनमें। तो एक पूछा जाता है कि सबसे अधिक जिले किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है, और ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो आपको यहां पर ये पॉइंट्स जो है याद रखने हैं। सबसे अधिक जिले किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है, या पिछले किस क्षेत्र में है, तो याद रखिएगा ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है ये है आपका ये एग्रो क्लाइमेटिक जो आपका जोन है 1, और इसे कहलाता है उत्तर पश्चिमी भाग। तो पूछा जाता है कि किस भाग में सबसे, बिहार के किस भाग में सबसे बड़ा एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिमी भाग, जिसमें टोटल कितने हैं, तो इसमें टोटल 13 जो है डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ठीक है, ये तो पूरा 2 उपभाग हो जाता है। अब मान लीजिए एक यहां ही याद कर लीजिए कि सबसे कम भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कि पूछा जाए सबसे
कम जिले किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में है? ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां आपको याद रखना है कि वो आपका हो जाएगा एग्रो क्लाइमेटिक जोन 3B। क्या हो जाएगा वो? जोन 3B। कितने होंगे? तो यहां पर इसमें जो है 6 डिस्ट्रिक्ट है और ये क्षेत्र जो है किस नाम से जाना जाएगा? तो ये कहलाएगा दक्षिण पूर्वी भाग। कौन सा हो जाएगा? तो ये होगा दक्षिण पूर्वी भाग। इस बात को याद रखें। तो 2 ही पूछे जा सकते हैं, या तो बड़े या छोटे। बाकी यहां मैंने बता दिया है किस वाले क्षेत्र में ये कौन सा हो जाता है। ये एरिया हमें कौन सा कहलाता है? ये वाला हो गया नॉर्थ वेस्ट वाला, ये हो गया साउथ वेस्ट वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट वाला और ये साउथ ईस्ट वाला जोन माना जाएगा। तो ये मुख्यतः जो है हमें इस पॉइंट्स को याद रखने हैं। अगला, अब यहां पर कौन कौन से कई बार पूछे जाते हैं, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, या फिर क्या बोलते हैं बर्ड सेंचुरी है, कहां पर है? तो इसमें ऐसे नहीं, कुछ भी सिंपल पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में सीधे सीधे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहां है, वाल्मीकि नेशनल पार्क कहां है, जो है सलीम अली जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां है। तो बस आपको प्लेस में याद रखना है कौन कहां पर है। इससे ज्यादा कुछ भी इसमें आपसे सवाल नहीं बनता है। सीधे सीधे सवाल बनता है कहां पर कौन सा है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बनता है। जैसे कि पहला जो है आप लोग पढ़ रहे होंगे कि क्या बोलते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पहला कुछ सफारी कहीं पर बनाने की बात हो रही है, अररिया में भी कुछ काम चल रहा है, रानीगंज में दूसरा जो है टाइगर रिजर्व बनाने की। तो ये सब पॉइंट्स आपसे सीधे सीधे पूछे जाएंगे कि कहां पर जो है कौन सा सेंटर जो है बनाया जा रहा है। घड़ियाल के लिए रहेगा या किसी चीज के लिए, किसी भी जीव जंतु से रिलेटेड होगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, करेंट हो या स्टैटिक में भी पहला जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, तो आपसे पूछा जाता है। तो यहां मैप के माध्यम से ही सबको दर्शाया गया है, बस कौन कहां पर है उसे हम एक बार देख ले रहे हैं, कौन कहां पर है, बस यहां हमें उसी को देखना है। ये जो है हम अगर रेड पेन का यूज करेंगे तो साफ साफ ज्यादा दिखेगा। यहां देखिए जो ब्लू वाले से दिखाया गया है, क्योंकि आप लोगों को इतना क्लियर हो सकता है नहीं दिखाई दे रखा हो, ब्लू वाले से नेशनल पार्क। तो देख रहे हैं पूरे जो है बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि वेस्ट चंपारण में है। जो थोड़ा सा ब्राउनिश दिखाया गया है वो टाइगर रिजर्व के रूप में भी दिखाया गया है। तो वो जैसे कि यहां आप जानते हैं कि वाल्मीकि नगर भी टाइगर रिजर्व है। उसके अलावा ये जो दिखाया गया है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक जो है प्रोटेक्टेड एरिया शायद लिखा हुआ है, कुछ फॉरेस्ट एरिया या कुछ लिखा हुआ है वहां, उतना अच्छा झील लिखा हुआ है, लेक लिखा है सॉरी। और एक जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ग्रीन ग्रीन से, जितना ग्रीन से लिखा हुआ भाग है वो है क्या बोलते हैं, तो यहां दिखाया गया है एक तो वाल्मीकि भी है, नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व है, और एक कैमूर में भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और टाइगर रिजर्व है। तो यहां हम देख लेते हैं कौन सा किस, तो वाल्मीकि और ये दोनों है। यहां उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वाल्मीकि नेशनल पार्क भी है और टाइगर रिजर्व, तो ये है पश्चिमी चंपारण। ठीक, यहां निहित है जब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व दोनों ही लिखा है, कैमूर तो कैमूर में है, सिंपल सा है। यहां पर बरेला झील सलीम अली बर्ड सेंचुरी लिखा हुआ है। ये एक यहां पर लिखा होगा कांवरताल, क्योंकि जो आप जानते हैं बहुत ज्यादा फेमस है, और नागी नकटे। कुशेश्वर लिखा हुआ है, उसके अलावा लिखा है कांवर झील, हाँ वही कांवर ताल जिसे कहते हैं। यहाँ पर विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा हुआ है। यहाँ नागी नकटी वाला, तो नागी नकटी यहाँ दोनों दिया हुआ है। आप जानते हैं कि ये कहां पर है, तो ये आपका है जमुई डिस्ट्रिक्ट।
और ये क्या है, ये आपका जो है किस में शामिल है, आर्द्र भूमि की जो सूची होती है उसमें भी, कि बिहार से 3 ही जो है आर्द्र भूमि की सूची, जो वेटलैंड्स हैं बिहार में टोटल कितने वेटलैंड्स हैं, 3 ही हैं, जिसमें सबसे पहले कांवरताल को रखा गया था और उसके बाद जमुई के जो है नागी और नकटी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रखा गया था। तो ये पहले देखते हैं, गौतम बुद्ध जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये कहां हो जाएगा, गया में हो जाएगा। पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये आपका नालंदा में है। उसके बाद भीम बांध जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये बर्ड सेंचुरी भी है, याद रखिएगा कि ये बर्ड सेंचुरी भी है, तो ये आपका हो जाएगा मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद यहां पर हम अगर देखें तो ये हाँ बरेला झील सलीम, तो ये वैशाली में हो जाएगा, कहां हो जाएगा, वैशाली डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा। वही हम विक्रमशिला गैंगोटिक डॉल्फिन की बात करें तो ये भागलपुर में हो जाएगा, सॉरी भागलपुर में हो जाएगा। यही हमें बात करनी हो कुशेश्वर, तो कुशेश्वर जो है आपका हो जाएगा दरभंगा में, कहां पर हो जाएगा, कुशेश्वर जो है दरभंगा वाले क्षेत्र में हो जाएगा। और कांवरताल जो हो जाएगा वो बेगूसराय में हो जाएगा। एक कटिहार में सिना होगा, गोगा बिल झील जो है वो कटिहार में, यहां वाला जो एरिया होगा, आप यहां इधर एक जो है गोगा बिल झील सुने होंगे, लेक जो है, तो ये जो है कटिहार में आपको पढ़े होंगे। इसके अलावा ये वाला क्षेत्र जो पटलिपुत्रा वाला एरिया होगा, यहां आप सुने होंगे डॉल्फिन रिसर्च सेंटर के बारे में पढ़े होंगे, यानी कि अनुसंधान। तो ये पूछा जाता है कि कहां पर कौन सा है। तो नेशनल पार्क की बात करें तो बिहार में एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि कौन सा है, वो है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि टाइगर रिजर्व है। वो एकमात्र टाइगर रिजर्व भी था, लेकिन अभी जो है कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व जो है बनाया जा रहा है। उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों जो है पश्चिमी चंपारण में है। उसके अलावा हमने देखा बरेला वाला जो है ये वैशाली में है, पंत जो है नालंदा में है, कैमूर तो सिंपल सा है कैमूर में ही होगा, गौतम बुद्ध गया में है, ये भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी दोनों जो है मुंगेर में है, यहाँ नागी नकटी जमुई में है, विक्रमशिला जो है भागलपुर में है, कुशेश्वर वाइल्ड लाइफ या कांवरताल झील जो जिसे कहते हैं ये बेगूसराय में है। यहाँ कुशेश्वर सॉरी कांवरताल झील या कांवरताल कहा जाए तो बेगूसराय में, कुशेश्वर स्थान बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाए तो दरभंगा, और यहाँ कटिहार में आप एक गोगा बिल लेक के बारे में सुने होंगे, जो कि प्रवासी जो पंछी होते हैं माइग्रेट जो करते हैं बर्ड्स, उनके लिए बहुत ज्यादा और प्राकृतिक रूप से बहुत खूबसूरत जो है ये स्थान है। तो ये जो है कुछ यहाँ कुछ के पॉइंट्स जो है हम नोट कर लेते हैं जो कि हमसे पूछे जाते हैं अक्सर, जैसे कि आर्द्र भूमि के सूची में कितने शामिल है। जो आर्द्र भूमि रामसर के आर्द्र भूमि सूची में शामिल किया जाता है, तो रामसर में जो स्थानों की बात करें तो बिहार के 3 ही स्थान, रामसर स्थल में रामसर सूची में शामिल बिहार की आर्द्र भूमि, क्योंकि इसे आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए ही लाया गया था। जो रामसर कन्वेंशन लाया गया था वो इसी के लिए लाया गया था, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए। जब हम इन्वायरमेंट को पढ़ेंगे तो वहां डिटेल में बात कर लेंगे रामसर सूची के बारे में कि क्या कैसे जो है क्यों बना था। 1982 में आप जानते हैं कि भारत उसमें शामिल होता है उसकी सदस्यता, तो उसमें बहुत सारे अभी जो है टोटल जो है भारत में वर्तमान में 89 जो है रामसर स्थल है, जिसमें से बिहार में सिर्फ 3 ही हैं। उन 89 में से सबसे अधिक आप देखेंगे तमिलनाडु में अभी वर्तमान में है वाइल्ड लाइफ, लेकिन अभी 3 बिहार में जो है। तो सबसे पहले शामिल किया गया था, याद रखिएगा, कांवर झील को या ताल। ताल इसलिए कहा जाता है जहां पर
जिस स्थान पर पानी आके ठहर जाता है उसे ताल, तलैया, तालाब, सरोवर सब कई नामों से जाना जाता है। तो वही ताल के नाम से जो है स्थानीय भाषा में कांवर ताल कहा जाता है, जो प्रवासी पक्षियों वगैरह के लिए काफी फेमस। और उसके अलावा एक ही साथ शामिल किया गया नागी एवं नकटी वन्यजीव अभयारण्य को। तो ये बात आपको यहां याद रखनी है कि 3 जो है रामसर सूची में अगर हम बात करें तो 3 ही जो है अभी शामिल हैं। बाकी बिहार में एकमात्र आपसे पूछा जाए राष्ट्रीय उद्यान, तो वो याद रखना है वाल्मीकि नेशनल पार्क एकमात्र है ये बात। बाकी सब मैंने मैप के माध्यम से कौन कहां पर है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह समझा दिया। तो आपको देखिए गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में याद रखना है। जब गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछे तब आप विक्रमशिला, भागलपुर, लेकिन रिसर्च सेंटर अनुसंधान संस्थान पूछे तो पटना। और याद रखिएगा डॉल्फिन के लिए जो ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया है यानी कि प्रजनन केंद्र बनाया गया है वो बिहार में नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश में। और अगर हम करंट में देखें तो डॉल्फिन की गिनती के लिए जो है गिनती किया गया है तो उस गिनती में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आया है जहां पर डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक है, और बिहार दूसरे नंबर पे आया है डॉल्फिन के मामले में। तो याद रखिएगा कि 2 जो है डॉल्फिन से रिलेटेड सेंटर जो है जिसमें एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रिसर्च सेंटर बिहार में है, पटना में रिसर्च सेंटर है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विक्रमशिला भागलपुर। ब्रीडिंग सेंटर मेरठ में है। और अभी जो गिनती वर्तमान में की गई है डॉल्फिन का जो सेंसस किया गया है तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और बिहार दूसरे स्थान पे है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, करंट रिलेटेड है तो ये प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कब जो है क्या हुआ था। तो ये हमने देखा। एक प्रश्न पूछ लिया जाएगा, मान लीजिए कि कब शामिल कर दिया गया था, तो इसे याद रखेगा वर्ष 2020 में था और ये 2023 में किया गया था नागी नकटी। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। बाकी टाइगर रिजर्व पहले यही था, कैमूर वाला पे अभी काम चल ही रहा है, पूरी तरह वो बन के तैयार नहीं हुआ है, अभी जो है वो चल रहा है। यहां पर नदियों का मैप दिया हुआ है। नदियों को विस्तार से सुधीर सर समझाएंगे, उनकी क्लास शायद चल भी रही है नदियों से रिलेटेड अपवाह तंत्र में, तो वहां देख लीजिए। यहां हम देख लेते हैं बस सरसरी निगाहों से, जो कि हमें यहां थोड़ा बहुत समझना है। तो ये जो आप देख रहे हैं ब्लू वाला हिस्सा, ये जो है गंगा नदी। अब आप जानते हैं कि गंगा जो है गंगोत्री हिमनद से निकलती है, वो पहले भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अलकनंदा देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती है तो वो दोनों तब जाकर गंगा कहलाती है। तो जो उद्गम पूछा जाता है, ऑरिजिन कहां से हुआ गंगा का, तो वो आपको कहना होता है उत्तराखंड में जो हिमालय क्षेत्र में गंगोत्री ग्लेशियर है वहां से उद्गम होगा, और देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से वो गंगा के नाम से प्रवाहित होती है। उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों से होते हुए वो फिर उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होगी, उत्तर प्रदेश से होते हुए फिर वो जो है बलिया से बिहार के बक्सर में प्रवेश करती है। गंगा की वैसे टोटल लंबाई हम कहें तो 2525 है, लेकिन बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 वर्ग किलोमीटर है। तो हमें सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, ना कि पूरे
गंगा के। तो फिर जब गंगा बिहार में प्रवेश करेगी तो बिहार में ये 12 जिलों से प्रवाहित होगी और उन 12 जिलों से प्रवाहित होने के पश्चात क्या होगी, ये कटिहार से निकलेगी और झारखंड का साहेबगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर सीमा रेखा बनाते हुए वेस्ट बंगाल में प्रवेश कर जाएगी। वेस्ट बंगाल में जाने के बाद फरक्का के बाद फिर से ये पुनः 2 भागों में विभाजित हो जाती है। तो एक जो मुख्य भाग है वो फिर क्या होता है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से गिरता है। किसके नाम से? पद्मा के नाम से जो है वो बांग्लादेश में जाएगा और वहां ब्रह्मपुत्र जो कि जमुना के नाम से जानी जाती है, ये दोनों एक साथ मिलेंगी और दोनों मिलने के बाद मेघना के नाम से जो है डेल्टा का निर्माण, बंगाल की खाड़ी में गिरकर डेल्टा का निर्माण करती है। तो वो सब आप जब सुधीर सर आपको जियोग्राफी पढ़ाएंगे तो वह विस्तार से समझाएंगे कि यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़ना है, कहाँ से गंगा प्रवेश करती है, किन किन जिलों से प्रवाहित होती है, कहाँ से निकलती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे, आप देखिए कि गंगा जो है ये प्रवेश कर रही है, यानी कि बक्सर के चौसा नामक स्थान पर प्रवेश करती है। कहां? बक्सर में जो चौसा नामक स्थान है यहां। अब चौसा आपने इतिहास में भी पढ़ा होगा, इतिहास में चौसा का नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि चौसा के युद्ध और बिलग्राम के युद्ध के पश्चात ही मुगलों को, मुगल में उस समय हुमायूं का शासन था, उसे पराजित करके शेर शाह सूरी दिल्ली पे शासन किया था और शेर शाह सूरी दिल्ली पर शासन करने वाला पहला बिहारी था, आपने जानते हैं। तो वही जो था 1539 का चौसा युद्ध, जब बंगाल से लौट रहा था हुमायूं, तो यहां पर शेर शाह सूरी के सेना ने उन्हें घेर लिया था और इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ था। फिर 1540 के बिलग्राम या कन्नौज के नाम से भी जो युद्ध जाना जाता है, उसमें भी हुमायूं पराजित होता है और इन 2 पराजय के पश्चात मुगल की सत्ता कुछ वर्षों के लिए दिल्ली से खत्म हो जाती है और वहां शेर शाह सूरी का शासन होता है, जो कि द्वितीय अफगान शासक के नाम से जाने जाते हैं और वो पहले बिहारी हैं जिन्होंने दिल्ली पर शासन किया था। और उसी शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में बिहार की राजधानी पटना का जो है वो बनाया था और उसी समय से पटना ही जो है, वरना पटना फिर बीच में वो हो गया था जब औरंगजेब के पौत्र ने इसे अजीमाबाद नाम दे दिया था और पुनः पटना के नाम से। लेकिन पटना जो है, जैसे पाटलिपुत्र उदयन ने, और पटना जो है वो आपको याद रहना है शेर शाह सूरी ने 1541 में बिहार की राजधानी पटना बनाया था। तो ये याद रखना है, यहां बक्सर से करेगी और वो फिर भोजपुर और किससे, भोजपुर और सारण, इन दोनों से सीमा बनाते हुए 12 जिलों में प्रवेश करती हुई यहां कटिहार से निकल जाएगी। कहां पर? कटिहार से, और फिर झारखंड के साहबगंज जिले से सीमा बनाते हुए वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। तो हमसे प्रश्न क्या बन सकता है यहां पर? तो एक बनेगा, पहला, यहां पॉइंट देखें तो पहला, गंगा बिहार में बक्सर के चौसा नामक स्थान से प्रवेश करती है। एक पॉइंट ये हुआ, तो इसमें हमें जो है याद रखना है बक्सर का चौसा। ठीक, फिर आप पढ़ रहे हैं कि ये किसके, भोजपुर और सारण जो कि छपरा, इनके भी सीमा बनाते हुए फिर ये 12 जिलों में प्रवाहित होगी और कटिहार से। तो ये निकलती कहां है? क्योंकि गंगा की ही बात हो रही है तो आप निहित है कि मैं गंगा के बारे में ही यहां पर लिख रही होंगी। निकलती है कटिहार जिला से और फिर साहबगंज से झारखंड के सीमा बनाएगी। अब एक होता है कुल लंबाई गंगा की कितनी है, यानी बिहार में वैसे तो इसकी टोटल लंबाई 2525 है, पूरा जहां से निकलेगी वहां से लेकर टोटल लंबाई इसकी 2525 है, लेकिन हम बिहार का पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ बिहार को समझना है। तो बिहार में अगर कहा जाए तो इसकी कुल लंबाई है 445 किलोमीटर।
सर्वाधिक कहां पर प्रवाहित होती है, यानी बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रवाहित होती है, तो पटना, जो कि इसकी राजधानी है, यहां 99 किलोमीटर ये जो है प्रवाहित होगी। क्योंकि अगर पटना की आकृति की बात करें तो जो आकृति आपको देखने को मिलेगी वो लेंथ जो है ज्यादा, आपको यहां पर वो जो है विड्थ जो है ज्यादा देखने को मिलेगा, तो प्रवाह जो क्षेत्र है ज्यादा। एक पूछा जाए कितने जिलों से प्रवाहित होती है, तो 12 जिले, 12 जिले जो है जहां से प्रवाहित होती है। तो एक बार हम यहां देख लेते हैं वो 12 जिले कौन कौन से हैं जहां से गंगा प्रवाहित होती है। एक तो हुआ जहां बक्सर में प्रवेश की, छपरा, भोजपुर, क्योंकि हम सारण लिखते हैं, जिले की बात हो रही है तो सारण, भोजपुर, वैशाली, पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, हाँ एक और जिला होगा खगड़िया। मुंगेर एवं कटिहार। तो ये जो है कितने टोटल जो है 12 जिलों से होती है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो गंगा सबसे पहले याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के बलिया से बिहार के बक्सर में चौसा नामक स्थान से प्रवेश करेगी, सारण और भोजपुर के बीच सीमा बनाते हुए 12 जिलों से प्रवाहित होगी और कटिहार से जो है ये निकलेगी, जो कि झारखंड के साहेबगंज डिस्ट्रिक्ट वाली सीमा से चले। उसके बाद ये 12 जिलों के भी नाम, कुल लंबाई 445 है जिसमें सर्वाधिक पटना में प्रवाह क्षेत्र 99 किलोमीटर। ये प्रश्न आपसे बनता है। अब एक प्रश्न बनता है कि गंगा के उत्तरी तरफ से मिलने वाली कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और दक्षिणी तरफ से, यानी कि हिमालयन क्षेत्र से जो नदियां निकल रही हैं वो जो कि पूर्ववर्ती नदियां कहलाती हैं, और दक्षिणी यानी पठारी क्षेत्रों से जो है निकलने वाली नदियां। डिटेल में मैंने पहले भी बोला कि सुधीर सर की क्लासेस में बहुत डिटेल से समझाया गया है कहां से निकलती है, ओरिजिन कहां पे है, कहां पर गंगा में मिलती है, ये सब हमें नहीं समझना है। बस हमें इस मैप के माध्यम से नाम देख लेने हैं कौन से जो है प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर से यानी हिमालय क्षेत्र से आकर गंगा में बिहार में मिलती हैं, और कौन कौन सी दक्षिण से। इससे अधिक हमें यहां पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विस्तार से ऑलरेडी आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसे हम ब्लू के माध्यम से ही देखते हैं। तो सबसे पहले यहां देखेंगे घाघरा, फिर आप देखेंगे गंडक, फिर जाकर देख रहे हैं बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानदी। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि गंगा में हिमालय क्षेत्र से आने वाली जो नदियां मिलती हैं उनका पश्चिम से पूर्व क्रम या पूर्व से पश्चिम क्रम लगाइए। तो आपको अगर पश्चिम से पूर्व पूछेगा तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा, और पूर्व से पश्चिम पूछेगा तो उल्टा कर लीजिएगा, महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और घाघरा। घाघरा जो कि सरयू के नाम से भी जानी जाती है, गंडक जो कि स्थानीय भाषा में बिहार में नारायणी के नाम से जानी जाती है। हिमालय से निकलने वाली अधिकांश नदियां सदा नीरा कहलाती हैं, तो गंडक को सदा नीरा भी कहा जाता है। तो कोसी जो कि इसकी वजह से प्रत्येक वर्ष उत्तरी बिहार के उत्तर पूर्वी हिस्से को खासकर बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इससे बहुत लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में धन की जो है क्षति होती है, बहुत सारे लोगों का जान जाता है, माल मवेशियों का नुकसान होता है, बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है प्रत्येक वर्ष। इसीलिए देखिएगा बिहार में ये वाला क्षेत्र है, आर्थिक दृष्टि से यहाँ पर जो है बहुत जो है लोगों की स्थिति खराब होती है, बहुत निम्न जो है लोगों की स्थिति रहती है। क्यों? यहाँ प्रत्येक वर्ष लोगों को कोसी की वजह से जब नेपाल क्षेत्र से पानी छोड़ दिया जाता है तो बाढ़ का सामना करना पड़ता है। तो ये कोसी जो कि बिहार में किस नाम से जानी जाती है? ये बिहार का शोक कहलाती है, बिहार का
शोक यानी सौरो ऑफ बिहार कहलाती है। ठीक वैसे ही हम इधर देखें तो इधर आप देखेंगे जो पठारी क्षेत्रों से होकर गंगा में मिलती है नदियां, तो यहां आप एक कर्मनाशा रिवर देखेंगे जो कि यहां कैसे बाउंड्री बनाती हुई जाके गंगा में, फिर सोन अमरकंटक से निकलने वाली पुनपुन नदी, फल्गु नदी, फल्गु जिस नदी पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु इतिहास में बहुत फेमस है क्योंकि बुद्ध को गया में फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे 6 वर्षों के कठोर तपस्या के पश्चात ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और तब जाकर वो बुद्ध, प्रबुद्ध, तथागत और कई नामों से जाने गए थे। तो फल्गु जो है ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत पवित्र नदी मानी जाती है और आज भी लोग अपने जो पूर्वज होते हैं उनके मोक्ष की कामना के लिए यहाँ पिंड दान करते हैं। साल में एक बार ऐसा समय होता है जो पितृपक्ष कहलाता है, उस टाइम यहाँ पर लोग अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए यहाँ पिंड दान के लिए जाते हैं। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि से फल्गु पवित्र नदी मानी जाती है। और वैसे भी बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्ध ने कहा था कि हमें मोक्ष की प्राप्ति जो है वो मध्यम मार्ग पे रहते हुए मिलेगी, लेकिन जैसा संसारिक ये या समाज की संरचना, इसमें लोगों को लगता है कि मोक्ष के लिए मृत्यु के बाद ही मिलती है। जैसे कि जैन का मानना है, जैन का कहना भी है कि मोक्ष जो है कठोर तपस्या के माध्यम से मृत्युपरांत मिलता है। और अभी आप वर्तमान में कुछ दिनों से चर्चा में एक केस देखे होंगे कि जैन धर्म के एक परिवार ने अपनी 3 साल की पुत्री जो कि उसे एक वो बीमारी से ग्रसित थी, वो ब्रेन ट्यूमर से उसमें ग्रसित थी, वो ठीक नहीं हो रही थी, तो वो जैन धर्म के किसी जो है पुरोहित से पूछते हैं और उनके कहने पर क्या करते हैं, अपनी पुत्री को, जो कि जैन में फेमस है, संलेखना और संथारा आपने पढ़ा होगा। संथारा एक प्रथा है और संलेखना विधि होती है। उस प्रथा को करने में जो विधि होती है संलेखना कहलाती है। उस विधि से उस लड़की की मृत्यु हो गई। तो वो पूछा जा रहा है कि क्योंकि वहां पर इच्छा से उन 3 साल की बच्ची की कोई अपनी इच्छा नहीं होगी। संथारा प्रथा या जो संलेखना की विधि है इस पर किसी तरह का बैन नहीं है। एक बार कोर्ट में केस भी राजस्थान के एक व्यक्ति ने किया था, तो कहा गया कि नहीं, वो अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु करते हैं तो उस पे, लेकिन क्या 3 साल की एक बच्ची ने इच्छा अनुसार किया होगा? तो ऐसे कई भी जो है सामाजिक या कह सकते हैं पारंपरिक रीति रिवाज के आड़ में कुछ ऐसी, क्योंकि वो 3 साल की बच्ची के हो सकता है वो ब्रेन ट्यूमर से ग्रसित थी, यूं ही कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो सकती थी। लेकिन सोचिए वो बच्चा, क्योंकि जो प्रथा है संथारा, उसमें संलेखना में व्यक्ति को एकांत में रहना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है। सोचिए उस बच्चे पर क्या बीता होगा। बच्चा तो हर आधे घंटे पे, हर 20 मिनट पे उसको कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। तो कई बार इस दकियानुशी चीजों में भी हमें, तो ये जो है फल्गु काफी पवित्र नदी है। उसके बाद यहाँ एक क्यूल नदी बहुत फेमस है और यहाँ पर जो है अजय, इधर स्थानीय कई नदियां जो है प्रवाहित होती हैं जो इतनी फेमस नहीं है। इन इधर मध्य में आप देखेंगे कई छोटी मोटी स्थानीय नदियां प्रवाहित, सकरी, जैसे यहाँ पर देखिएगा एक सकरी नदी प्रवाहित होती है, लेकिन वो सब स्थानीय, चंदन वगैरह जो है स्थानीय नदियां हैं, वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। पर ये सभी, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किधर से, तो इसमें भी आपको ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट कैसे भी क्रम पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिएगा कहां। अब पूछा जाता है उद्गम और कहां पर गंगा में आकर मिलती है, तो उसके लिए आपको जो सुधीर सर की जियोग्राफी की क्लास हो रही है वहां देखना होगा, वो विस्तार से बताएंगे कि गंगा में, जैसे कि अक्सर पूछा जाता है कि सोन गंगा में कहां आके, तो मनेर के पास जो है एक हल्दी छपरा क्षेत्र है, ठीक वैसे ही पुन फतुहा के पास मिलती है। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो जो है विस्तार से आप वहां जाकर देख सकते हैं। यहां हमने देखा, अब एक यहां पर नोट करके पॉइंट हम लिख लेते हैं जो कि पूछ लिया जाता है कि वो 3 कौन सी नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती हैं। बिहार व उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। तो वो 3 नदी है, इसे आप याद रखिएगा। वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं? दक्षिण की तरफ से कर्मनाशा, देखिए बिहार यूपी से होते हुए
इससे जाते जाते बिहार में सॉरी गंगा में, तो एक ये यहाँ घाघरा भी देखिए, तो घाघरा जो कि बिहार उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से जानी जाती है, और ये गंडक, वह गंडक। ये तीन नदियां हैं जो बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य जो है किसका निर्माण करती है, सीमा निर्माण करती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। बाकी इस सेशन को देखने के लिए आप सुधीर सर की क्लास जरूर देखिएगा, बहुत अच्छा सर, वाकई जो है बहुत इंटरेस्टिंग उनकी क्लास होती है, मैप के माध्यम से काफी अच्छे से। एक बार उनकी क्लास को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो मुझे नहीं लगता कि मैप रिलेटेड कभी भी कोई प्रश्न आप गलत कर सकते हैं। तो वो आप वहां जाकर विस्तार से अब इसको देख लीजिएगा। जो बेसिक प्रश्न बनते हैं वो मैंने यहां समझाया। यहां रिवर बेसिन को दिखाया गया है, बट मैंने समझाने के लिए सिंपल सा यहां पर रिवर बेसिन जो है बनेगा। तो यहां गंडक बेसिन, यहां बागमती, यहां कमला बलान बेसिन, यहां कोशिन बेसिन, यहां महानंदा बेसिन, यहां सोन बेसिन बनेगा, यहां कर्मनाशा बेसिन, यहां पुनपुन, यहां हरोहर। ये वाला जो क्षेत्र है पुनपुन, फल्गु और क्यूल, ये सब जो है हरोहर के क्षेत्र से कहलाता है। तो ये यहां बदुआ बेसिन और यहां चंदन, तो ये सभी जो है बेसिन नदी क्षेत्रों से बना हुआ जो है। तो यहाँ पर बस मैंने समझने के लिए, यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ आपको नहीं, जब सर पढ़ाएंगे तो ऑलरेडी समझाएंगे, बस मैंने यहाँ समझने के लिए ये मैप लगा दिया था कि कहाँ पर आपको कौन से ये नदी क्षेत्रों से जो बेसिन निर्माण होगा, कहाँ पर कौन कौन सा बेसिन है और कौन सा गेज। क्योंकि बाकी तो चलो नाम से था, जैसे हरोहर बेसिन पूछ लिया जाता, तो इसमें थोड़ा सा होता कि कहाँ पर जो है ये बेसिन है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जो है दिक्कत हो जाती हमें। तो इन सब के लिए जो है आपको याद रखना है, यहाँ हरोहर बेसिन हो गया, यहाँ बदुआ बेसिन, क्योंकि नदी के नाम से रिलेटेड नहीं है तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा समझने में जो है दिक्कत हो सकता था। बाकी तो नदियों के नाम से है तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, जहां पर नदियां जौन सी जो है वहां पर वो बेसिन के नाम से ही है। तो ये बस जस्ट समझने के लिए है, इस पर हमें कोई खास चर्चा नहीं करनी। यहां देखिए जो बिहार की क्लासेस हमारी चल रही है, अगर आप संपूर्ण बिहार, जिसमें कि बिहार हिस्ट्री, बिहार का पूरा भौगोलिक जो है भूगोल, बिहार का राजनीति और बिहार का अर्थशास्त्र, इसमें आर्ट एंड कल्चर वगैरह जो कुछ भी है बिहार से, ये सभी क्लासेस जो है प्रॉपर कराई जाएंगी थ्योरी प्लस एमसीक्यू। यानी पहले वो चैप्टर समझाया जाएगा, फिर उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होंगे, प्रीवियस ईयर में भी पूछे जाए हुए क्वेश्चन दिखाए जाएंगे कि कैसे कैसे प्रश्न देखिए इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। क्योंकि प्रीवियस ईयर हमें आइडिया देता है कि प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं और किस तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो बैच है इसकी कीमत बहुत ही कम, सिर्फ 199 रुपीज में आप बिहार जीके की पूरी क्लास कर सकते हैं, वो भी थ्योरी और एमसीक्यू फॉर्म में, जिसमें आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज जो भी क्लासेज होंगी उनके नोट्स वगैरह सब कुछ दिए जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस बैच को परचेज कर सकते हैं। इस बैच में मैं और सुधीर सर दोनों पढ़ाएंगे। सुधीर सर बिहार का भूगोल पढ़ाएंगे, मैं बिहार का इतिहास और राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र कोई और टीचर जो है आपको पढ़ाएंगे यहाँ पर। तो पूरी जो है संपूर्ण क्लास आपको सिर्फ और सिर्फ 199 में मिल जाएगी। जैसे अभी क्लासेस काफी डिटेल में बताई जा रही है, मैप के माध्यम से समझा, ठीक वैसे ही ये जो है पूरा बैच आपका होगा। और अगर आप बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वनडे हो, स्टेट पीसीएस हो, टीचर वाला हो, कुछ भी हो, आपको बिहार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जहां पर आपको गवर्नमेंट जॉब दे रही है उस क्षेत्र के बारे में वो उम्मीद करती है कि आपको पता हो, उसके इतिहास से आप परिचित हो, उसके भौगोलिक स्थिति से आप रूबरू हो, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य क्या है, यहाँ पर राजनीति का स्वरूप कैसा है और आर्थिक दृष्टि से ये कितना समृद्ध है, ये जानना अति आवश्यक है। क्योंकि आपको वहां पर संभालने के लिए दिया जाएगा कि आप एक क्षेत्र को या किसी पद पर चयनित किए जाएंगे। तो इसलिए आप बिहार से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत जरूरी है बिहार जीके को पढ़ना और समझना। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 199 रुपीज में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पर जाकर उस बैच को परचेज कर सकते हैं। पहले आप ऐप डाउनलोड करेंगे और बैच परचेज कर सकते हैं। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट वाइज बहुत सारी क्लासेज आने वाली है, मेरी बहुत जल्दी ही हिस्ट्री की भी क्लास आने वाली है, जहां पर आपको संपूर्ण हिस्ट्री जो है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री पूरा और आर्ट एंड कल्चर पढ़ाया जाएगा। तो ऐसे ही आप लोग हमारे सेशन से जुड़े रहिए।
हमारे सेशन में बाकी भी टीचर की अलग अलग तरह के अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेज, अलग अलग एग्जाम की दृष्टि से क्लासेज आती रहेंगी। आप सब यूं ही अपना प्यार बनाए रखें और हमारी बस कोशिश एक ही है कि हम आपको अपना जितना हो सके बेस्ट दे पाए, इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी बस इतनी है कि हम जितना हो सके अपना जो है बेस्ट आपको दे सके। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आप लोगों को। तो कल के टॉपिक में हम कुछ प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे, साथ ही साथ हम कुछ इसी टॉपिक से रिलेटेड बिंदुओं की भी बात कर लेंगे जो कि आज के सेशन में हम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि स्टेज सिंबल क्या क्या है ये पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा वन क्षेत्र किसमें सघन है, कहां पर कितने प्रतिशत हैं, ये सभी पूछ लिए जाते हैं। वहां से कौन कौन सी जो है राजकीय भाषाएं हैं, कौन सी बिहार की भाषाएं जो है जो कि राजभाषा में यानी कि आर्टिकल जो है भाग 17 में जो है वहां पर शामिल की गई हैं। तो ऐसे बहुत सारे कुछ पॉइंट्स जो छूट गए हैं वो कल के सेशन में हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ इन टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी पॉइंट्स हमने चर्चा की, इसी से रिलेटेड प्रश्नों की चर्चा भी अब हमारी लगातार 2-3 दिन तक चलती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई करिए और यूं ही अपना प्यार बनाए रखिए। यहाँ से आप लोगों को जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर पूरी गाइडेंस में और पूरे एक्सपर्ट्स जो फैकल्टी हैं उनके साथ क्लासेज, जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये नहीं कि यहाँ पर हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो जियोग्राफी नहीं, जियोग्राफी पढ़ाया जाएगा तो इकोनॉमी, जितना भी जीएस का सब्जेक्ट है, उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इन सब की क्लासेज जो है इस चैनल पे चलती रहेंगी। तो फिर आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।